हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की साइट्स के बारे में। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उन 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है प्री हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री होती क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, और स्टोन एज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। सीनोजोइक इरा क्या होता है, इयॉन, एपॉक, ये सब क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें करी। 2 वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको देखना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोस के आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि ये कंटेंट बहुत बेहतर कंटेंट है और आपके ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज का वीडियो लेक्चर तीसरा है, और तीसरे लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन सी इंडिया में हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड स्टोन एज की साइट्स के बारे में। हम जानते हैं पैलियो जो टर्म है इसका मतलब ओल्ड होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जब भी हम बात करते हैं पैलियोलिथिक, इसका मतलब हम बात करते हैं ओल्ड स्टोन एज के बारे में, ओल्ड स्टोन टाइम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खोजबीन कर रहे हैं, और इन्होंने जिस चीज़ के बारे में खोजबीन की है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस चीज़ के बारे में इन्होंने खोजबीन की है वो चीज़ भीमबेटका में पाए जाने वाले रॉक शेल्टर्स हैं। भीमबेटका आप जानते हैं, भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो रॉक शेल्टर्स हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे हमारी जो पहली साइट है, फर्स्ट जो हमारी साइट है वो है भीमबेटका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भीमबेटका के बारे में। तो आप ध्यान रखेंगे भीमबेटका है कहाँ पे? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका फेमस किस लिए है? फेमस है रॉक शेल्टर्स के लिए। ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं शैलाश्रय। जो रॉक होते हैं, जहाँ पे केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे चट्टान के ऊपर कुछ पेंटिंग्स की गई हैं। तो उस टाइम पीरियड के लोगों ने चट्टान के ऊपर कुछ कलाकारी, आर्ट, पेंटिंग की है। उन्हीं को डिस्कवर किया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। तो इन रॉक शेल्टर्स की अगर हम बात करें, डिस्कवरी किसने करी है? तो डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। और ये 1957 में डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे कुछ बातें हम और करेंगे, जैसे भीमबेटका पैलियोलिथिक के साथ साथ याद रखना मीजोलिथिक रॉक शेल्टर्स में भी काउंट की जाती है। इसका मतलब कि भीमबेटका जो प्लेस है, जो केव है, वहाँ पे कई पेंटिंग्स तो ओल्ड स्टोन एज की हैं, यानी इस टाइम पीरियड की हैं, और फिर कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड की भी मिलती हैं। तो दोनों में हम इसको काउंट करते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आएगा वैसा हम करके आएंगे, ये आप इतना ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, किसने डिस्कवर किया है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को। तो याद रखोगे, बार बार बोलने का मतलब यही है कि आप बार बार अगर बोलोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको याद होगा। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, और डेट याद रखोगे 1957। तो इस स्लाइड में इतना ही, आगे मूव करते हैं। तो अगर हम आगे देखें, एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके ऊपर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको डिस्कस हम करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि ये किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना रेलिवेंट है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जो कि मध्य प्रदेश से थे, वो किससे जुड़े हुए हैं, यानी किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में एमपी व्यापम एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप जान चुके हो उनके बारे में, तो आप आराम से कर सकते हो। तो पहला क्या है, पहला है आर्कियोलॉजी, दूसरा है सोशल सर्विस, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, फिर है एटॉमिक एनर्जी। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया है ये, इनमें से कोई आंसर्स नहीं होने वाले हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका पहला, आर्कियोलॉजी। मूव करते हैं आगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है उसी टॉपिक के ऊपर। इसमें कहा गया है कि श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर, उनको रिसीव किया गया था, उनको दिया गया था नेशनल अवार्ड 1975 के अंदर, जो कि प्राइमरी किससे एसोसिएटेड है, मतलब किस फील्ड से वो जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप याद रखोगे कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर को दिया गया था नेशनल अवार्ड 1975 में, जो प्राइमरीली क्या जुड़े हैं, मेडिसिन से नहीं, सिविल सर्विसेज से बिल्कुल नहीं, सोशल वर्क से बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या है, आर्ट। तो यहाँ पे आर्ट, या फिर लिख सकते हैं आर्ट एंड आर्कियोलॉजी। क्योंकि आपने देखा होगा कि भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं, इनमें जो रॉक शेल्टर्स हैं उनके अंदर आर्ट्स मिली हैं, उनके अंदर दीवारों पर, यानी गुफाओं पर, दीवारों पर वहाँ पे पेंटिंग्स पाई गई। तो एक तरीके से आर्ट है वो, तो हम समझ सकते हैं कि वो आर्ट से जुड़े हुए थे, यानी आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर हम करेंगे। फिर आगे आगे हम बात करने वाले हैं हथनोरा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है हथनोरा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हथनोरा बेसिकली है क्या, और हथनोरा को किसने डिस्कवर किया, वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रखना, जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, ये है अरुण सोनकिया। तो ये अरुण सोनकिया है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो स्कल कैप है, ये किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे जो स्कल कैप है, ये स्कल कैप का मतलब होता है कि जो कपाल है, कपाल के ऊपर की जो कैप होती है, टोपी जिसको हम बोलते हैं, तो कपाल के ऊपर का जो हिस्सा है बेसिकली उसको स्कल कैप कहते हैं। तो ये स्कल कैप है किसका, तो आप ध्यान रखेंगे होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस का स्कल कैप है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा मैन। तो इसको नर्मदा मैन कहा जाता है। तो हम बात करें हथनोरा, ये हमारा सेकंड है साइट। तो हथनोरा एमपी में है, कहाँ पे स्थित है ये, तो आप याद रखेंगे सिचुएटेड ऑन द नर्मदा वैली। तो ये कहाँ पे स्थित है, नर्मदा घाटी में स्थित है ये। दूसरा अगर देखें किसने इसको डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाई, तो आप ध्यान रखेंगे अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया जी ने इसको डिस्कवर किया है, और ये 1982 में डिस्कवरी इसकी की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये। और आप ध्यान रखेंगे हथनोरा से हमको मिला क्या है, तो यहाँ से हमको एविडेंस ऑफ नर्मदा मैन, यानी नर्मदा के आसपास का जो एरिया है वो हथनोरा है। और वहाँ पे जब खुदाई की गई, तो खुदाई करते समय वहाँ पे एक स्कल कैप मिला है, जो कि खंडित था। खंडित का मतलब है कि जो कि फ्रेगमेंटेड था। तो बाद में जब उसका स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जो स्कल कैप है ये होमो इरेक्टस का है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बेसिकली हम अगर बात करें इंडिया की, तो सबसे पहला मानव का जो एविडेंस है, सबसे पहला जो ह्यूमन का एविडेंस है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है नर्मदा वैली से। तो आप ध्यान रखेंगे एविडेंस ऑफ नर्मदा मैन। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ
ह्यूमन इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहला जो एविडेंस है मानव का वो हमें यहीं से प्राप्त होता है। जो नर्मदा मैन है बेसिकली अगर देखें तो इसको याद रखेंगे, ये एक फ्रेगमेंटेड स्कल कैप है ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये हमसे पहले वाले मानव थे, होमो इरेक्टस। तो अगर मैं आपको बताऊं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, अभी अगर मैं बताऊं कि अभी हम लोग यानी जो मॉडर्न ह्यूमन है वो कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे जो मॉडर्न आधुनिक जो मानव है उसको हम कहते हैं होमो होमो सैपियंस कहते हैं। तो आधुनिक मानव को हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं। और हमसे पहले हमारे पूर्वज कौन थे, होमो इरेक्टस थे। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और बहुत बेसिक जानकारी है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इसको आप नोट कर लेंगे। आगे मूव करते हैं। फिर एक साइट है, अच्छा एक क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, हथनौरा स्पेसिमेन बिलोंग्स टू, यानी जो हथनौरा में जो प्राप्त हुआ है एक एविडेंस, जो नर्मदा मैन जिसको कहा गया है। अब काफ़ी इस पर डाउट भी है, कई इतिहासकार या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो नर्मदा मैन है वो बेसिकली एक स्कल था वेमेन का। बाद में स्टडीज़ की गई तो पाया कि वो जो स्कल कैप है जिसको नर्मदा मैन कहा गया अर्लियर पहले, बाद में उसको बोला गया कि ये तो एक महिला का स्कल कैप है। तो हथनौरा स्पेसिमेन बिलोंग्स टू होमो हैबिलस, नहीं। होमो सैपियंस, नहीं। निएंडरथल, नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर करेक्ट इसका है होमो इरेक्टस। अभी हमने बात जो की थी। तो आप सोच सकते हो कि इतना आसान सवाल, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जाम में। अब यहाँ पे मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा दिया है मैंने। जैसे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द जीनस होमो, हम सभी जितने भी ह्यूमन हैं वो सब होमो जीनस से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, तो सबसे पहले होमो हैबिलस आता है, उसके बाद होमो इरेक्टस आता है। लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन कह सकते हो कि 24 लगभग 14 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलस नाम का प्रजाति थी। उसके बाद में होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद फिर निएंडरथल और फाइनली होमो सैपियंस। तो हम कौन है, होमो सैपियंस है, हम आधुनिक मानव हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच रिवर वैली होमिनिड फॉसिल हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। कौन से नदी घाटी में पहला होमिनिड फॉसिल डिस्कवर किया गया है। तो आप याद कर, आपको पता होगा कि बहुत बेसिक है, इसका आंसर क्या है, नर्मदा। गंगा हो नहीं सकता, इंडस भी नहीं, नर्मदा। अभी हमने देखा था कि नर्मदा नदी के किनारे बैंक पे ये फॉसिल पाया गया है। तो आसान क्वेश्चन है ये। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कैन बी अर्लिएस्ट होमिनिन फॉसिल्स बी फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसी कौन सी सबसे पहली साइट है जहां पर किसी भी मानव का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है नर्मदा वैली, जो कि एमपी में है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग एग्जाम्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से पढ़ें और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो अब हम बात करने वाले हैं पाटने के बारे में। पाटने क्या है, पाटने एक अदर साइट है ओल्ड स्टोन एज के बारे में। तो पाटने है कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है। तो पाटने महाराष्ट्र में है। पाटने फेमस क्यों है, याद रखना, पाटने से एविडेंस ऑफ एग सेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग आप सब जानते हो, उसके जो अंडे होते हैं काफ़ी बड़े अंडे होते हैं। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है आज के टाइम पीरियड में कोई पक्षी का। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, यानी सबसे बड़ा ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं पाता है, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है वो।
तो उसके अंडे के छिलके हमको प्राप्त हुए हैं पाटने नामक एक प्लेस से। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, याद रखना, एक ऐसी स्पीसीज है पक्षी की जो किस टाइम पीरियड में थी, जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में भी ये स्पीसीज पक्षी की मौजूद थी। तो ओल्ड स्टोन एज से लेकर के आज तक ये स्पीसीज देखी जाती है। और आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में है ये, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट साइट है। अगर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊं कि और कौन कौन साइट्स हैं जो हमको प्राप्त हुई हैं अलग अलग प्लेसेस पे, तो एक साइट है जिसको हम बोलते हैं, तो एक साइट जिसको हम नाम देते हैं अतिरमपक्कम। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अतिरमपक्कम साइट कहाँ पे है, किस जगह पे है और किस टाइम पीरियड की है, तो ओल्ड स्टोन एज की है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तमिलनाडु। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं और अगर साइट, तो एक साइट है जिसको हम बोलते हैं बेलम। बेलम केव्स हैं, ये कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। फिर अगर मैं बताऊं एक साइट है जिसको हम बोलते हैं नेवासा, जिसको हम नेवासा कहते हैं। अगर नेवासा की बात करें तो ये भी हमको प्राप्त हुई है महाराष्ट्र से। एक साइट है जिसको हम कहते हैं ईसमपुर, और एक को हम कहते हैं हुंसगी। तो दोनों ही साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंसगी और ईसमपुर। ये दोनों साइट कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप याद रखेंगे दोनों पाई गई हैं कर्नाटक। और जो हुंसगी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक लाइम स्टोन से बना हुआ एक टूल यहाँ से प्राप्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर से बना हुआ एक टूल, पत्थर का एक टुकड़ा है, एक औजार है जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और एक साइट और जिसको हम कहते हैं डीडवाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइट है हमारी डीडवाना, सभी को पता है राजस्थान में है वो, तो ये प्राप्त हुई राजस्थान से। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा किस तरीके से ओल्ड स्टोन एज के दौरान, अब मैंने इस वीडियो के अंदर केवल मेन साइट्स के बारे में मैंने बताया है। ऐसी बहुत साइट्स हैं जो अलग अलग जगह पे और एक्स्ट्रा पाई गई हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मैंने केवल उन साइट्स के बारे में आपको जानकारी दी है। उम्मीद मैं इतनी करता हूँ कि जो साइट्स मैंने आपको बताई हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, भीमबेटका से लेके और हम यहाँ पे हुंसगी तक बात कर रहे हैं, ये सभी साइट्स किस टाइम पीरियड की हैं, तो आप याद रखेंगे ये सभी साइट्स हैं पैलियोलिथिक की, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं वो साइट्स जो बिलोंग करती हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड, बहुत बेसिक है हम जानते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग, यहाँ से ऐसा कौन साइट है जहाँ से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं उनके जो शेल्स हैं, यानी अंडों के जो शेल्स हैं, जो उनके टुकड़े हैं, वो छिलके हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, पाटने, जो कहाँ से प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र से। तो हमने देखा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अंडों के छिलके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। चिरान कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक है, पटना एग्जाम में अगर आपने थोड़ा रिवीजन नहीं किया है, मतलब अगर आपने केवल 1-2 बार रिवाइज किया है, तो आप डेफिनेट है आप करके आएंगे पटना, जो गलत है। सही इसका आंसर क्या है, पाटने। ठीक है, इनाम गांव, इसकी भी बात हम करेंगे।
तो आगे मूव करते हैं और अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट की लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स विद इनग्रेविंग, मतलब ऐसे टुकड़े जो आधे मिट्टी के अंदर थे, ऐसे टुकड़े हमको प्राप्त हुए हैं, हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कहाँ से वो टुकड़े हमें फाउंड हुए हैं, जो आधे टुकड़े मिट्टी के अंदर दबे हुए प्राप्त हुए हैं, तो मतलब महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली उस महाराष्ट्र की उस साइट का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो साइट हम जानते हैं, साइट का नाम क्या है, पाटने। पर उसने बोला है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र से। तो हम जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसका आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम जान सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली साइट नहीं पूछी गई है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ पोर्टेबल आर्ट इज फाउंड इन द इंडियन पैलियोलिथिक पीरियड। यानी कहा गया कि ऐसी कौन सी आर्ट है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आसानी से जिसको बनाया जा सके, जिसको हम कहीं कैरी भी कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं मेटल स्कल्पचर्स उस टाइम पीरियड में, यानी वो इस टाइम की बात कर रहा है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी मेटल था ही नहीं। तो हम जानते हैं कि इस टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे। तो जो भी उनके पास चीज़ें होंगी, टूल्स होंगे, वो स्टोन के ही होंगे, तो मेटल तो था ही नहीं। वुडन कार्विंग ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग सेल बीड्स, यानी ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं उनके टुकड़ों के बीड्स, मोती वगैरह बनाए गए होंगे, इनग्रेव्ड फ्रेगमेंट्स। तो सबसे जो एक्यूरेट आंसर इसका है वो यही सी करेक्ट आंसर है। तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से साइट्स थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा कब्र है जिसके अंदर जहाँ पे 3 ह्यूमन को एक ही कब्र में दफन किया गया है। तो आप ध्यान सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हमको मिला है दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हमको मिला है दमदमा, ये यूपी में है। अभी इसकी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले कुछ साइट्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन साइट्स हैं जो बेसिकली मेसोलिथिक टाइम पीरियड की साइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमने देखा भीमबेटका, ये दोनों में आता है, मेजो में भी आता है और पैलियोलिथिक में भी आता है। फिर अगर देखें तो एक और है बागौर, बागौर राजस्थान में है। बागौर, बागौर से हमको जानकारी किसकी मिलती है याद रखेंगे आप, यहां से हमको एविडेंस मिलता है, एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो हमको यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बागौर से क्या मिलता है, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो बागौर है ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में। फिर हम अगर देखें और थर्ड नंबर पे, तो हमको एक साइट जिसको बोलते हैं सराय, सराय नाहर, सराय नाहर राय और दमदमा, या इसको अलग से लिख लें, सराय नाहर राय और हमको दमदमा, ये 2 साइट्स मिली हैं। ये 2 हमें साइट्स कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो दोनों साइट्स हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं प्रतापगढ़, यूपी से हमें साइट्स प्राप्त हुई हैं। और जो आपने देखा कि जो 3 एक ही कब्र में जो 3 लोगों को दफन किया गया है वो हमें दमदमा से प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे
कि 3, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव, यानी एक ही ग्रेव से, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, एक ही कब्र से 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हमको प्राप्त हुए हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? गुड। तो इतनी आप बात याद रखेंगे। फिर अगर हम और देखें तो फिर 5वें नंबर पे याद रखेंगे एक साइट जिसको बोलते हैं महदहा। एक साइट है महदहा, और महदहा ये भी कहाँ से? ये भी प्रतापगढ़ यूपी से ही है। तो 3 साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक सराय नाहर राय, दूसरा दमदमा, और तीसरा क्या है? महदहा। ये कहाँ से हैं? ये हैं प्रतापगढ़ यूपी से। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन साइट है जो मध्यपाषाण काल से जुड़ी हुई है, चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो साइट कहाँ पे है? तो आप याद रखेंगे ये है, मतलब कहाँ से पाई गई है, तो याद रखना फाउंड फ्रॉम बेलन, बेलन, फाउंड फ्रॉम बेलन रिवर वैली। और ये कहाँ से है? तो याद रखना प्रयागराज, यानी यूपी से भी प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चौपानी मांडो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप ध्यान रखेंगे कि चौपानी मांडो एक ऐसी साइट है कि जब इंसान हंटिंग करते थे, और हंटिंग कब करते थे? हम जानते हैं हंटिंग करते थे पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक टाइम में हंटिंग करते थे। और हंटिंग से वो शिफ्ट हो रहे हैं, यानी हंटिंग से वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? एग्रीकल्चर। तो हंटिंग से एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है उनको। तो एक ऐसी साइट है जो हमको एविडेंस देती है कि किस तरीके से हंटिंग से और एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म हुए। तो वो साइट का नाम क्या है? चौपानी मांडो। तो हम कह सकते हैं कि जो चौपानी मांडो साइट है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन टू नियोलिथिक, ट्रांजिशन टू नियोलिथिक टाइम पीरियड को दर्शाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पैलियोलिथिक से और नियोलिथिक के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है, जो चेंज आया है, जो बदलाव आया है हंटिंग से एग्रीकल्चर में, वो हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो चौपानी मांडो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे चौपानी मांडो है? दिस इज इन द प्रयाग, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमने काफ़ी कुछ साइट्स देख ली हैं मेजोलिथिक के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि नवपाषाण काल में कौन कौन साइट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ बेसिकली है कहाँ पे? तो आप ध्यान रखेंगे मेहरगढ़ जो है ये सिचुएटेड है, लोकेटेड बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान में है। कौन सी रिवर वैली है? तो आप याद रखेंगे जो रिवर है जहाँ पे ये स्थित है वो है बोलन रिवर। बोलन रिवर है, और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना। कह सकते हो कि अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट एविडेंस देती है ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखोगे कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो बुलन रिवर है। और ऐसा कौन सा साइट है जो अर्लीस्ट एविडेंस देती है जहाँ पे पहली बार एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, पाला गया, और जहाँ पे यह कह सकते हो कि जहाँ पे हमको सबसे पहले
एक ऐसी साइट जहाँ से हमें सबसे पहले एनिमल को डोमेस्टिकेशन करने वाले एविडेंस मिलते हैं और एग्रीकल्चर और हमको जो कृषि है उसके एविडेंस प्राप्त होते हैं, तो उसका नाम है मेहरगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और सवाल बन सकता है, वो ये है कि अलग अलग ऑथर्स ने कई अच्छी बुक्स के अंदर मेहरगढ़ को माना गया है कि ये है फर्स्ट नियोलिथिक साइट, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने कोल्डी हवा को भी माना है कि कोल्डी हवा जो है वो इंडिया के अंदर, अगर पूछे कि वर्तमान इंडिया में, वर्तमान भारत में ऐसी कौन साइट है जो सबसे पहली साइट है नवपाषाण काल की, तो हम उसको कोल्डी हवा कहेंगे। लेकिन अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेगा तो हम फिर करके आएंगे मेहरगढ़, ये पहली साइट है, याद रखेंगे आप इसको। और तो यहाँ से यही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हुए। तो आगे अगर देखें आगे और कौन सी साइट्स हमको प्राप्त हुई हैं इस टाइम पीरियड की, तो आप ध्यान रखेंगे एक साइट जिसको हम कहते हैं बुर्ज होम। तो जो बुर्ज होम साइट है बेसिकली वो है कहाँ पे, वो है श्रीनगर, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे हमको यहाँ से एविडेंस मिलता है एविडेंस ऑफ, एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। तो पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं गर्तावास, यानी वहाँ पे गड्ढे खोद करके और फिर वो घर टाइप के बनाए जाते थे, तो उनको बोलते थे गर्तावास, ठीक है, या गड्ढे वाले घर। तो गड्ढे वाले जो घर हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे वो हमें प्राप्त होते हैं बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, इंडिया से, और श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अगर और एक बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि यहाँ से एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक डॉग, एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक डॉग breed with their master, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट ड्वेलिंग जिसको बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हमको एविडेंस मिला है कि एक ऐसी हमको कब्र मिली है, उस कब्र के अंदर जो मालिक रहा होगा उस मालिक के साथ उस कुत्ते को, यानी कुत्ते का जो मालिक होगा उसको, दोनों को दफन किया गया होगा। ऐसे हमको वहाँ से कुछ बोन्स, कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक ऐसी जगह है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के अस्थियों के, कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसका साइट का, उसका प्लेस का नाम क्या है, वो है बुर्ज होम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइट्स। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं करने वाला हूँ यहाँ के बारे में, तो आप इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू बनाया हुआ एनिमल कौन सा है, तो हम उसको जानते हैं वो डॉग है। क्या है, डॉग। जो डॉग है, अगर हम इस डॉग के साइंटिफिक नेम पे जाएं तो हम जानते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैनिस लूपस फैमिलियरिस। तो कैनिस लूपस फैमिलियरिस। डॉग से पहले, यानी डॉग जब नहीं था तब क्या था, तो कैनिस लूपस फैमिलियरिस से पहले केवल कैनिस लूपस था, कैनिस लूपस। ये है क्या, इसको हम बोलते हैं, ये वॉल्व था, भेड़िया। तो हम कह सकते हैं कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसके पेरेंट्स कौन है, कुत्ते के जो फादर वो कौन है, तो वो बेसिकली भेड़िया है। तो आप ध्यान से इसको याद रखेंगे कि वॉल्व, पहले वॉल्व था, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें कुछ चेंज आया, बदलाव आया कुछ वॉल्व के अंदर, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, डॉग के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा कि उस टाइम पीरियड के लोग कच्चा मांस खा रहे होंगे और उनके आसपास कई वाइल्ड भेड़िया रहते होंगे आसपास, तो उनमें से कुछ ऐसे भेड़िया होंगे जो थोड़े कमज़ोर टाइप के होंगे। अब सारे वॉल्फ सेम ताकतवर तो नहीं होंगे,
कुछ कमज़ोर रहे होंगे। तो ऐसी कुछ उनकी प्रजातियां जो कमज़ोर रही होंगी वो इंसान के साथ क्लोज आई। इंसान ने भी वो हड्डी जो खा रहे होंगे फेंक दिया होगा उनके पास, और इस तरीके से धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग बन गई, और इस तरीके से वो वॉल्व से क्या बन गए, डॉग बन गए। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वॉल्व से एक खतरनाक कार्निवोरस जो केवल मांस खाता है, उससे हमने उसको रोटी और ये जो हम खाते हैं वो खाने के लिए हमने उसको मजबूर किया, और वो हमारे साथ आ गया। तब से लेके आज तक वो हमारे साथ में है। और अभी अगर देखोगे तो डॉग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उनकी वैराइटीज़ हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, छोटे से डॉग हैं, बड़े से डॉग हैं, खतरनाक डॉग हैं। तो आपने ये देखा यहाँ पे। अब इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है कि ये किस टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेट किया गया होगा। तो अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग जानकारी दी है। तो इसमें माना जाता है कि शायद ये मीजोलिथिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेट किया गया होगा इसको। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका जो डोमेस्टिकेशन है, यानी कह सकते हो कि डॉग का जो डोमेस्टिकेशन है, जो लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे, वो कब स्टार्ट हुआ होगा, तो वह हुआ होगा नियोलिथिक टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ बहुत खास खास पॉइंट्स को समझा है। इसके अलावा अगर देखें हम तो एक साइट जिसको बोलते हैं लोहरा देवा। लोहरा देवा एक साइट है, और एक साइट जिसको हम कहते हैं कोल्डी हवा। ये दोनों साइट्स कहाँ पे हैं? ये जो साइट है ये संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में है। और कोल्ड हवा साइट जो है वो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों यूपी में है। और दोनों साइड से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड से अर्लिएस्ट एविडेंस मिलते हैं ऑफ राइस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइस के यानी चावल के सबसे पहले साक्ष्य कि चावल सबसे पहले कहाँ पे किस जगह पे उगाए गए होंगे, तो उनके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे वो प्राप्त होते हैं हमको लोहरा देवा से। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्ड हवा से। अगर इन केस एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो फिर हम उस केस में चूज करेंगे कोल्ड हवा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड हवा। ठीक है, तो ये बात हमने देख ली। अगर हम कुछ और यहाँ पे पॉइंट देखें तो एक साइट है जिसको हम कहते हैं, एक साइट है जिसको हम कहते हैं चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? यह है बिहार में। एक साइट है जिसको हम कहते हैं, और चिरांद के अलावा अगर देखें एक साइट जिसको हम बोलते हैं उतनूर। उतनूर ये है तेलंगाना में आज वर्तमान में। और उतनूर से हमें क्या मिला है? तो हमको उतनूर से प्राप्त हुआ है, आप ध्यान रखेंगे कि हमको उतनूर से प्राप्त हुआ है एविडेंस ऑफ एस माउंड। तो हम कह सकते हैं कि राख का टीला हमको यहां से प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा अगर और देखें तो एक और साइट जिसको हम कहते हैं हल्लूर, ये कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर देखें तो एक और साइट जिसको हम बोलते हैं गुफकराल। क्या बोलते हैं उसको? गुफकराल। कहाँ पे गुफकराल है? ये कश्मीर वैली में है। यहां से भी हमको एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। तो हमको यहां से भी गड्ढे वाले जो घर हैं उनके एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे साइट्स के बारे में देखा है, कौन कौन से? चिरांद है, उतनूर है, हल्लूर है, गुफकराल है, उसके अलावा मेहरगढ़ है, उसके अलावा हमने कोल्ड हवा के बारे में बात किया। तो ऐसी बहुत साइट्स। एक साइट और है तो आप याद रखेंगे, उसको बोलते हैं महागरा। कौन साइट है? महागरा, ये यूपी में है। तो इसी के साथ हमने पैलोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक की जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको डिस्कवर तो नहीं, उनको हमने
अच्छे से स्टडी किया है, जाना है कौन साइट कहाँ पे है। क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं कि चिरांद कहाँ पे है तो बिहार में है, उतनूर कहाँ पे है तो वो तेलंगाना में है। जहाँ से हमको जहाँ से हमको एस के माउंड यानी हमको राग का टीला प्राप्त हुआ है, हल्लूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। गुफकराल कहाँ पे, कश्मीर वैली, जहाँ पे हमको वही गड्ढे वाले घर प्राप्त हुए हैं। और फिर महागरा कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। महागरा से भी अगर देखें तो यहाँ पर भी राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो भी साइट्स आज डिस्कस मैंने की हैं, इसी के साथ हमारा जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, स्टोन एज का जो पूरा जो एक चैप्टर है वो हमने 3 पार्ट्स में उसको आज कंप्लीट कर लिया है। तो आज के बाद जो वीडियोज आएंगे उसमें हम बात करेंगे इंडस वैली के बारे में, और इंडस वैली के बाद फिर हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। ऐसे करते करते हम जितना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।